सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, फिर मैं तुम्हें होमवर्क दिया था जो तुम नहीं करके लेके आए हो, ठीक है। अब सुनो, हम ना उसके आगे 3.2 को करने से पहले हमें कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर तुम वो सारी की सारी बात नहीं पता रखते हो, ठीक है, तो मैं थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी 3.2 को करने में, ठीक है। सुनो भाई, सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया था, याद है सबको? हमने बनाया था ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ को बनाने से पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। मैं तुमसे कहा था सबसे पहली बात कि भाई हम इस चैप्टर में हमेशा दो इक्वेशन को साथ में लेके चलते हैं, ये वाली बात याद है, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं भाई, इस चैप्टर के अंदर हमेशा दो इक्वेशन को साथ में लेके चलते हैं, ऐसी बात थी ना। देखो अगर तुम सबने ग्राफ घर पे बनाया होता ना, ग्राफ तुम्हारे पास सिर्फ 3 तरीके से बनते हैं, ठीक है। तुम्हारे जो ग्राफ थे सिर्फ 3 तरीके के ग्राफ होते हैं, इंटरसेक्टिंग, ठीक है, और उसके बाद कोइंसिडेंट और पैरेलल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है संरेखी, ठीक, और जो मेरे पास जिसको संपाती बोलते हैं, ठीक है, दूसरा संपाती है, और तीसरा जो मेरे पास है उसको बोलते हैं समांतर, ठीक। तो मैं इसके बारे में भाई देखो पता लग जाएगा जो बता रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रख के चलना भाई, जितना हो मतलब थोड़ा सा कर लिया करो शांति से। देखो तुम्हें सबसे पहले एक बात पता होगी कि हम इसमें मान लो 3x + 2y = 9, और मान के चलो मैं ले रहा हूँ 6x + 4y = 18। ये मेरे पास पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। दो इक्वेशन है भाई मेरे पास। तो मेरे पास ये जो टोटल दो इक्वेशन है, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ठीक है। अच्छा तुम्हें a, b और c की वैल्यू निकालनी आती है इसमें से? a की, b की और c की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? देखो भाई इसमें a और b और c की वैल्यू निकालने के लिए हमें दो बात पता होनी चाहिए। सबसे पहले ये मेरे पास होता है a1x + b1y + c1 = 0, और इस वाले के लिए a2x + b2y और +c2 = 0। इसका मतलब क्या है भाई, a1 की जगह पे क्या लिखा है? 3। इसका मतलब a1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 है। ये बातें तो लगी, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर यहाँ y से पहले b1 लिखा है, तो y से पहले ये b1, तो b1 की वैल्यू क्या है भाई? 2 है, ठीक है। फिर अगला मेरे पास है c1, तो c1 की जगह 9 लिखा हुआ है, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को? अभी भी है तो बताओ तो मैं भाई सुनो। फिर नेक्स्ट अगला मेरे पास है a2 की वैल्यू कैसे पता लगानी है? a2 हम दूसरी इक्वेशन को चेक करेंगे, x से पहले 6 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर जो मेरे पास y से पहले b2 4, c2 18, ठीक है। लेकिन भाई एक बात समझनी है हमें, बात हमारे पास है कि पहले हमें इस इक्वेशन को चेंज करना होता है। क्या चेंज करेंगे? 3x + 2y। देखो भाई सी साइड है ना = के, तो ये प्लस का है, इधर इसको माइनस का ले आओ, ठीक है। इसको भी मेरे पास 6x + 4y प्लस का है तो साइड के माइनस का 18 = 0। इन बातों में दिक्कत है किसी को? बोलो पहले यहाँ तक। इन बातों में दिक्कत आ रही है किसी को? मैंने क्या किया, सिर्फ जो प्लस का था उसको साइड के माइनस में ले गया, क्योंकि हमें = में 0 लाना था। कभी भी अगर तुम ये मान के चलो, तुम्हें अगर a, b और c की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तुम्हें अगर कभी भी a, b और c की वैल्यू निकालनी है, तो वहाँ पे तुम्हें हमेशा = में 0 रखना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें a, b और c की वैल्यू लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास a1 = 3 है, b1 = 2 है, और जो c1 वो है -9, ठीक है। ये पहली बात है तो लग गई। देखो a1, b1, c1। नेक्स्ट मेरे पास जो a2 है वो है 6, जो b2 है वो है 4, और जो मेरे पास क्या है भाई c2 कितना है? -18, ठीक है। इन बातों में दिक्कत दिख रही है किसी को? हाँ भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम सीखेंगे कंपैरिजन, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अगर हम इन दोनों की दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ हमारे पास 3 तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ भाई, मेरे पास 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला मेरे पास है फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं
इंटरसेक्टिंग, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे क्या होती है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेद। क्या भाई मेरे पास ये प्रतिच्छेद है, ये बातें तो लगी। पहली लाइन में बस क्या प्रतिच्छेद, इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी अगर मेरे पास ग्राफ आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, ग्राफ अगर कभी भी आपस में एक दूसरे को काट रहे होते हैं तो यहाँ पे हमें बात बोले, क्या बोलेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेद है। इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सुनो, ये पहली बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ दूसरे पे। भाई मेरे पास जो सेकंड है, सेकंड पॉइंट मेरे पास जो है भाई, और हम इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट जिसको हम बोलते हैं समपाती, ठीक है। भाई इस कोइंसिडेंट या फिर जो मेरे पास समपाती है, तुम्हें पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। कभी भी अगर तुम्हारे पास, जैसे मान लो एक ये रही लाइन, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाए, बात समझ क्या बोल रहा हूँ, एक पहले बड़ी वाली लाइन थी, अगर दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर एग्जैक्ट सेम आ जाए, ठीक है, हम उसे क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समपाती बोलते हैं। फिर थर्ड मेरे पास क्या है भाई, जो तीसरा है वो मेरे पास है पैरेलल, जिसको बोलते हैं समांतर, ठीक है। समांतर का मतलब है ये रही पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ठीक है, ये मेरे पास पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन। जब दोनों के दोनों लाइन के बीच की दूरी हमेशा बराबर है, हम उसे क्या बोल देंगे, समांतर पैरेलल बोल देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर, इन 3 पॉइंट में दिक्कत है। देखो ये तो मेरे पास वो तरीके हैं, जब मैंने क्या बोला, ये मेरे पास वो तरीके हैं जब हम ग्राफ को बना के चेक करेंगे। बात समझ आ रही है, ये मेरे पास क्या है कि वो तरीके हैं जब हम ग्राफ को बना के चेक करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। लेकिन भाई हम बार बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम बार बार ग्राफ नहीं बनाएंगे, हमें दूसरा तरीका खोजना है, ठीक है। और वो तरीका क्या है, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला भाई मेरे पास, अच्छा तो मैं मतलब कि A1 A2 B1 B2 C1 C2, ये तो मैं तीनों वैल्यू निकालनी आती है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। अब सुनो, हमें क्या करना है, अगर इसकी बात कर दें, तुम्हें चेक करना है A1 को A1 अपॉन में A2 अगर मेरे बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, मैंने क्या बोला, A1 अपॉन A2 अगर बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बोलेंगे, से इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेद है, ठीक। इसके अलावा एक चीज और है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। ये तुम्हें बातें तो लग रही है, या तो ये वाला हो या फिर ये वाला हो। हमें क्या समझना है कि मेरे पास क्या भाई, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगले वाले पे आओ, जो मेरे पास है समपाती वाला, जो है कोइंसिडेंस वाला, कोइंसिडेंट वाला, A1 अपॉन A2 मेरा बराबर होगा B1 अपॉन B2 के, और ये भी बराबर होगा C1 अपॉन C2 के। ये तुम्हें बातें पता लगी, हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर तुम्हारा A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 अगर तीनों के तीनों बराबर हैं, भाई बराबर कैसे पता लगा रहा है, पता है, बराबर पता लगाने का एक तरीका है, तुम्हें इन सब की वैल्यू डालनी है, ठीक है। वैल्यू डालने के बाद तुम्हें इसको काटना है, जहाँ तक कट जाए ना ऊपर से नीचे वाला, इसको यहाँ काट दो। जैसे मैं तुम्हें ना इस वाले को लेकर दिखा रहा हूँ, देखो मेरे पास क्या है भाई, A1 3 अपॉन 6, B1 क्या 2 अपॉन 4, C1 9 अपॉन 18, ठीक है। अभी कट रहा है, अभी तो कट जाएगा, देखो 3 से कटेगा एक बार में, 3 से 2 बार में, 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, 3 9 से एक बार में, 9 से 2 बार में। देखो सब क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2।
बराबर आ गए सबके, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या भाई, कोइंसिडेंस है, मतलब कोइंसिडेंट है, संपाती है। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं आई? हमें पहले काट के चेक करना है इसे, ठीक है। हम काट के चेक करेंगे, उसके बाद जाके सारी बातें करनी है, ठीक है। सुनो अब, भाई नेक्स्ट मेरे पास क्या है, तीसरा वाला, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास a1/a2 बराबर है मेरे b1/b2 के। पहले वाली बात तो लग रही है, तुम्हारा a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा, लेकिन ये तुम्हारे बराबर नहीं होगा c1/c2 के। ये क्या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है c1/c2 के। इन बातों में दिक्कत लगी किसी को? भाई अब यहाँ आ जाओ, सुनो भाई, मैं तुम्हें ना यहाँ पे अब ना कुछ बातें बता रहा हूँ। हमें इन्हीं को देख के बता सकते हैं कि इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ कि मैं इन्हीं चीज़ को देख के ये बातें बता सकता हूँ कि मेरे पास किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने हल निकल सकते हैं। बात में आ रही है भाई? सॉल्यूशन का मतलब कि इसका हल निकलने का मतलब क्या? देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि 2x + 3 = 0 है, ठीक है। मैंने क्या बोला? 2x + 3 = 0 है। पहले इसको समझो सब, मैं तुम्हें सॉल्यूशन का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है। मैंने बोला कि बताओ बच्चों, मैं x की जगह जो नंबर लिखूंगा, ऐसे कितने नंबर हैं जिसको मैं लिखूं मेरे पास आंसर 0 आ जाए? ऐसे कितने नंबर होंगे? बात समझ आ रही है? मैं तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछा हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरे पास क्या भाई क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, अब मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि x की जगह कितनी वैल्यू ले, मतलब कि मेरे पास कितने नंबर आ सकते हैं। एक नंबर लिख दूँ तो 0 आ जाएगा, 2 3 4, मतलब ऐसे कितने नंबर हैं जिसको मैं लिखूँ और मेरा आंसर 0 ही आ जाए। देखो कायरस में जो मेरे पास जो मुझे आंसर पता है इसका, x = -3/2 है, ठीक है। ये मेरे पास है, इसको मैं रखता हूँ 2 - 3/2 + 3 = 0। 2 से 2 कटा, -3 + 3 बराबर 0। ये कट गया, 0 बराबर 0, ठीक है। ये मेरा हो गया। तो अब तुम मुझे कोई और सा नंबर बता सकते हो जिसको मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, और मेरा आंसर 0 आ जाए। ऐसा कोई सा नंबर है? बोलो। यहाँ पे अगर तुम, वैसे पता है मैं इतनी गारंटी दे रहा हूँ भाई, नहीं है, क्योंकि ना देखो हम यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? मेरे पास क्या लिखा था ये, 2x + 3 = 0, प्लस का उधर गया माइनस में, -3 मल्टीप्लाई में उधर गया डिवाइड में, ठीक है। यही वैल्यू है ना? तो इसका मतलब मेरे पास इस इक्वेशन का सिर्फ एक सॉल्यूशन है। बात तो लगी? इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है भाई? सिर्फ एक। लेकिन मैं तुमसे बोल दूं कि बच्चों मेरे पास ना, मैं कोई सी भी तुम्हें इक्वेशन दे दूं, मैं क्या तुम्हें कोई सी भी इक्वेशन दूं और फिर मैं उसमें बोलूं कि बताओ इसके कितने हल हो सकते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, हम कैसे पता लगाएंगे? ठीक है। एक तो मैं सॉल्व करता रहूं, ये हो सकता है मैं बहुत बार सॉल्व करता रहूं, सॉल्व करते करते पूरी सीट भर दूं अपनी, हाँ इनफिनाइट सॉल्यूशन है इसके। एक तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा मेरे पास है ये तरीका समझो क्या है भाई? मैं क्या बोल रहा हूँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने में, नंबर ऑफ सॉल्यूशन भाई कितने हल इसके आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये लाइन आपस में एक दूसरे को कितने बार काट रही है? ये लाइन, दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कितनी बार काट रही है? बताना मेगा। 2 बार? अच्छा, नहीं आवाज नहीं आती ना, अब आई है। सुनो भाई, एक बार काट रही है ना, तो इसका मतलब इसका सिर्फ 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। 1 सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसे और क्या बोलते हैं भाई? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल, केवल एक हल, ठीक है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को?
अच्छा अब मुझे क्या बताएगा ये दोनों लाइन आपस में कितने काट रही दूसरे को? नहीं बताओगे? कोई बताना चाहता है? 0 बार काट रही है। तेज बोल, बोलो बोलो बोल दो, तो पता ही नहीं है बेटा। फिर विक्रम बोलियो। नहीं पता, तुम बताना। दो बार। ऋतिका ये लाइन आपस में दूसरे को कितने बार काट रही है? बेटा तुम देख के बोल रहे हो। नहीं। अच्छा तुम्हें याद है? मैंने बस ये पूछा कि ये लाइन आपस में दूसरे को कितने बार काट रही है? बहुत बार काट रही है। देखो भाई बहुत सारे पॉइंट तुम्हें देखेंगे, पूरे एक के ऊपर एक है, तो बहुत बार काट रही होगी ना। ये तो काटते ही जा रही है, बस पता ही नहीं हमें कितने बार, बहुत बार काट रही है। अब वो वाला काटते नहीं जा रही है। सुनो तो भाई हम इसको क्या बोलेंगे? मेरे पास क्या है? इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं अनंत है। ठीक है भाई, इसमें किसी को दिक्कत आ रही है? इनफिनाइट सॉल्यूशन है, इसको भाई वैसे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे अनेक हल। अनेक हल, वैसे इसको विपरीत रूप से अनेक हल बोलते हैं, मतलब कि अपरिमित रूप से अनेक हल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद मेरे पास अगला है पैरेलल। भाई कोई बताएगा इसमें लाइन कितने बार काट रही है? ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कितने बार काट रही है? हाँ भाई पलक, कितने बार काट रही लाइन दूसरे को आपस में? 150 बार। नहीं काट रही, तो भाई इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, नहीं काट रही ना आपस में। ठीक है, इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। भाई बताओ तो मैं इन समय से किसी दिक्कत आ रही है? जितनी मैंने बातें बताई है, देखो भाई रिकॉर्डिंग पड़ी रहती है, अगर किसी को दिक्कत आती है एक बार और देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को? भाई अब ना मैं इसके एक आध क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे क्या है। अच्छा भाई एक बात और सीखनी है हमें। एक मेरे पास होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, दूसरा 2 3 4 6, ठीक है 8 9। हाँ भाई सुनो, हमें क्या समझना है? कंसिस्टेंट है और उसके बाद अगला क्या है मेरे पास? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, सुनो हमें क्या बात समझनी है? कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, जिसको हम अगर नॉर्मली बोलें और जिसको हम बोलते हैं संगत और असंगत। क्या बोलते हैं? संगत है और अगला क्या है मेरे पास? असंगत है। सुनो तो मैं बस एक बात ध्यान रख के चलनी है। मैंने क्या बोला? एक मेरे पास है संगत, यहाँ देख जाओ भाई, ऊपर वाला सबका हो गया ना? कंसिस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं संगत। अगला मेरे पास है इनकंसिस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं असंगत। सुनो भाई, तुम्हें इन दो वर्ड का मतलब और पता होना चाहिए कि हमारे पास संगत क्या होते हैं और असंगत क्या होते हैं।
ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। सुनो मेरी बात भाई, थोड़ा फोकस करो यहाँ पे सब। देखो, अगर सॉल्यूशन है, सिब्बू सुनो, मैंने क्या बोला, अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन निकलता है उसको हम बोल देंगे कंसिस्टेंट, उसको बोलेंगे संगत, ठीक है। अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता एक भी, ठीक है, अगर सॉल्यूशन जीरो है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, उसको बोलते हैं असंगत, इनकंसिस्टेंट। बस मैं क्या बोला, एक बार और बोल रहा हूँ। मैंने बोला कि अगर सॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है, तो मेरे पास वो संगत होगा, कंसिस्टेंट होगा, और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो मेरे पास इनकंसिस्टेंट, असंगत। देखो, इसका सॉल्यूशन है, भले एक है लेकिन है ना, तो ये मेरे पास संगत है, कंसिस्टेंट है। इसका भी है, इसके बहुत सारे हैं, तो ये भी संगत है, मेरे पास ये भी कंसिस्टेंट है, ठीक है, संगत है। इन दोनों के सॉल्यूशन निकल रहे हैं ना, मतलब कि तुम्हें इस तरीके से चेक करना है, इसको तुम्हें चेक इसी तरीके से करना है, ठीक है। अगर तुम इस तरीके से चेक करते हो, जो भी मैच खा गया, ठीक है, तो क्या समझेंगे भाई, मेरे पास कंसिस्टेंट, ये दोनों जिसमें सॉल्यूशन निकल गया वो कंसिस्टेंट है, जिसके सॉल्यूशन नहीं निकले वो इनकंसिस्टेंट। तो मैंने क्या बोला, ये कौन से है भाई, सॉल्यूशन वाले, इसको हम बोलते हैं, अगर हल है तो हम बोल देंगे भाई मेरे पास क्या है, कंसिस्टेंट, और मेरे पास जो जिसमें सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन, हम बोलते हैं हल नहीं, उसे क्या बोलते हैं भाई, इनकंसिस्टेंट। बोलो, इन सब बातों में दिक्कत है पहले किसी को? हाँ भाई, है किसी में इसमें दिक्कत? अब भाई मैं तुम्हारा एक काम जो है, एग्जाम्पल नंबर सब 4 निकाल लो एक बार पहले, एग्जाम्पल 4 निकालो, चैप्टर 3 एग्जाम्पल 4। भाई एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 के अंदर बता रखा है, चेक ग्राफिकली, हमें ग्राफ बना के चेक करना है कि वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। सुनो भाई, सबसे पहले क्या बोला है इसने बोला चेक करो कि ये मेरे पास कंसिस्टेंट है या नहीं है। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि पहले हम इसको चेक करेंगे कि मेरे पास एक कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब कि संगत है या नहीं। देखो हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत है, ठीक है। कह रहा है कि यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। बात समझ आ रही है? देखो भाई, तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ बना के बताओ कि मेरे पास कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। समझना कैसे, तुम 2 इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे, मेरे पास 2 इक्वेशन लिखी है ना, x + 3y = 6 है। पहला क्या है मेरे पास, x + 3y = 6 है, और जो दूसरा मेरे पास है 2x - 3y, 2x - 3y और = 12 है, ठीक है। मेरे पास है 2 इक्वेशन है, ठीक। इन 2 इक्वेशन में तुम पहले इसका ग्राफ बनाओ। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, तुम इसका पहले ग्राफ बनाओगे। ग्राफ बनाने के बाद तुम्हें ग्राफ को जितना लंबा करना कर दो, फिर चेक करो अगर वो काट रही है एक दूसरे को आपस में, कहीं पे भी काट रही है, एक बार काट रही है, तो हम क्या बोल देंगे भाई मेरे पास वो क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या बोलेंगे इसको, कंसिस्टेंट है। और अगर ऐसा वाला भी आ रहा है तो भी हम बोल देंगे कंसिस्टेंट है, ठीक है। बात समझ आई? अगर ग्राफ एक दूसरे को आपस में काट रहे हैं, ठीक है, या फिर एक के ऊपर पूरे एक है, तो हम क्या बोल देंगे, कंसिस्टेंट है, संगत है, ठीक। इन बातों में दिक्कत है किसी को? फिर अगर हमने ग्राफ बनाया और लाइनों ने आपस में नहीं काटा, ठीक है, बात समझ आ रही है, लाइन एकदम बराबर जा रही है, हम उसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट है। अच्छा भाई, तुम सब एक बात ध्यान रख के चलना, अगर तुम्हारी लाइन, अच्छा ये सबका हो गया ना, भाई यहाँ देखो क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला कि अगर तुम्हारी लाइन थोड़ी सी ऐसी जा रही है,
ऐसे ही देखो, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, वहाँ पे गैप कम हो रही है ना, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, वहाँ पे गैप कम हो रही है, ठीक है। तो तुम्हें समझ जाना है ये तुम्हारे पास पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि मैं इसको थोड़ा और लंबा खींच दूंगा ना ऐसे, तो भाई कटेगी जरूरी है, बात समझ आ रही है। तो अगर तुम्हारी लाइन थोड़ी सी ऐसे इस तरीके से जा रही है ऐसे करके, ठीक है, तो मैं क्या समझना है कि वो कंसिस्टेंट है, संगत है वो, ठीक है। किसी को दिक्कत है इसके अंदर? सुनो भाई, आ जाओ एक्सरसाइज 3.2। अच्छा एक मिनट, एग्जाम्पल 5 देखोगे? भाई साहब ये मस्त है, आ जाओ। सबसे पहले देख लो एग्जाम्पल 5 देखो। चौथा समझ में आ गया सबको? एग्जाम्पल चौथा आया नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल 5 देखो। एग्जाम्पल 5 के अंदर क्या कह रहा है? भाई यहाँ पे कह रहा है कि पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ ली जाए। कह रहे कि ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन। उसने पूछा है हमसे कि भाई जो मेरे पास दो इक्वेशन है, हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5 है, एग्जाम्पल 5 है हमारे पास, उसके अंदर दो इक्वेशन है। पहली इक्वेशन जो मेरे पास है वो है 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 3x माइनस 24y अपॉन में 5। भाई जो साइड में y लिखा है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है इसे ऊपर लिख दिया करो, ठीक है। 24y प्लस 3/5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं ये वाली बातें बता लगी। पहले मेरे पास दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है भाई? हमें इसको चेक करना है कि ये मेरे पास जो इक्वेशन है किस तरीके से की है, ठीक है। मतलब कि हिंदी में पढ़ रहा हूँ, मैं ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफ के द्वारा ज्ञात करना है, मतलब कि हमें पहले ग्राफ बनाना है, ठीक है। भाई सुनो, वैसे ना ग्राफ इसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम इसको नॉर्मली बता देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, ठीक है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है। तो मैं 3 बातें लिखवाई थी मैंने, ठीक है। उन तीनों में से कोई सा है या नहीं है। तो मैं क्या बात बतानी है भाई? उन तीनों में से तुम्हारा कोई सा है या फिर नहीं है। कैसे बताएंगे? सबसे पहले हम इस इक्वेशन को पहले सिंपल में चेंज करते हैं। इस वाली इक्वेशन को सिंपल में चेंज कैसे करेंगे? यहाँ देखो सब, सबसे पहले तुम्हें ये 2 नंबर दिख रहे हैं, तो तुम्हें दोनों नंबर के नीचे के नंबर सेम दिख रहे हैं ना। जब भी नीचे के नंबर सेम होते हैं तुम उसे नॉर्मली एक बार लिख दो, 24y प्लस 3 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 0। ये बात दिख गई। जब भी नीचे के नंबर सेम होते हैं हम उसे एक बार लिखते हैं। फिर अब देखो भाई, मैं तुम्हें एक बात बताई थी कि ऐसा लिखा हो 2 और प्लस में 1/3, या फिर मान लो माइनस में 1/3 ऐसा लिखा हुआ है। क्या करते हैं? इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ देखो 5 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, 5 गुने में 3x माइनस 24y और प्लस 3, इसको डिवाइड कर दो पूरे 5 से और इज इक्वल टू में 0, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 5 है। यहाँ 5 डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 15x माइनस 24y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 5 0, ठीक है। क्योंकि डिवाइड में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया भाई? 15x माइनस 24y 3 इज इक्वल टू 0। भाई किसी को ये तो नहीं बहुत ही बड़े सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं भाई, ये मैं बस स्टेप्स को बढ़ा रहा हूँ और कुछ नहीं है, ताकि तुम थोड़ा सा डिटेल में समझो। पहले मैंने जब नीचे के नंबर सेम थे उसको एक बार लिख दिया, मैं तुम्हें वाली बातें बताई थी। फिर मैंने ये वाली बातें तुम्हें सिखाई है, इस वाले को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास 15 आ गया, 15 लिखा मैंने, ठीक है। फिर यहाँ से 15x माइनस 24 प्लस 3 यहाँ डिवाइड में, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में आ गया, तो मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को, ठीक है। अब देखो मेरे पास एक इक्वेशन ये रही,
एक इक्वेशन नीचे है भाई। बता इसमें मेरे पास बताओ a1 की वैल्यू, a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -8, c1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। नीचे a2, इसमें a2 इज इक्वल टू 15, b2 इज इक्वल टू -24, फिर c2 इज इक्वल टू 3। तुम्हें बातें पता लगी क्या बोल रहा हूँ मैं? इसमें किसी को दिक्कत है पहले? अब चेक करें इसे। चेक कैसे करते हैं? हम पहले लिखते हैं ऐसा कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब इसके जगह नंबर डालते हैं। a1 5/15 बराबर माइनस का 8 माइनस का 24 बराबर 1/3, ठीक है। कट रहे हैं ये 5 से एक बार, 5 से 3 बार, माइनस से माइनस चला गया, 8 से एक बार, 8 से 3 बार। देखो 1/3 1/3 1/3। ये कौन सा सॉल्यूशन है भाई? जिसमें मेरे पास a1 अपॉन a2 बराबर होता है b1 अपॉन b2 के और बराबर c1 अपॉन c2। बताओ भाई इसमें एक है, इन्फिनाइट है या फिर नो सॉल्यूशन है? कौन बोलेगा इसमें? प्रियंका बोलो। इसमें कितने हैं? एक हल है, अनेक हल है या फिर मेरे पास हल नहीं है? एक हल है। एक हल है। क्यों? अच्छा जी। रितिका कितने हल है इसके? कितने सॉल्यूशन है इसके? इन्फिनाइट है। चेक करो थोड़ा, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया मैंने, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है, जब तीनों बराबर होते हैं तो अनेक हल होते हैं इसके। तो भाई मेरे पास क्या है? अनेक है, इन्फिनाइट है, ठीक है। इन्फिनाइट का सिंबल लगा दिया मैंने, इन्फिनाइट है इसके सॉल्यूशन। बात समझ आ रही है भाई? इसमें दिक्कत किसको बताओ एक बार? दिक्कत है किसी को? पक्का करो से नोट डाउन एक बार। और भाई सुनो एक मिनट और, तुम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन सेकंड थर्ड ट्राई मार सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। करो से नोट डाउन।